ज्ञान का प्रकाश, नालंदा का परिचय। नालंदा, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही एहसास जगता है, एक अजीब सा रोमांच। जरा सोचिए, 1500 साल पहले का समय, जब भारत ज्ञान का भंडार हुआ करता था। प्राचीन मगध राज्य में हरी भरी वादियों के बीच स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। विद्या का यह मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से विद्वान और छात्र जैसे पतंगे दीपक की लौ पर खींचे चले आते थे। नालंदा सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं था, यह तो अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का संगम था। इसे एक विशाल पुस्तकालय की तरह समझो, ऊंची ऊंची इमारतों, शांत बगीचों और ज्ञान की प्यासी एक जीवंत समुदाय के साथ। लगभग 800 वर्षों तक नालंदा शिक्षा की शक्ति और ज्ञान के लिए मानव आत्मा की असीम प्यास का प्रतीक बना रहा। इसकी कहानी समय के साथ एक सफर है, भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत। राजाओं का साथ, एक महान शिक्षा केंद्र की स्थापना। नालंदा की कहानी राजाओं और सम्राटों की उदारता से जुड़ी हुई है। हमारी यात्रा शुरू होती है गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के साथ। एक दूरदर्शी शासक, उन्होंने ज्ञान के महत्व को पहचाना और 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा की स्थापना की। लेकिन नालंदा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले शासकों जैसे सम्राट हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने इस सम्मानित संस्थान को खूब सारा प्यार और सहयोग दिया। वे समझते थे कि एक राष्ट्र की असली दौलत सिर्फ उसके सोने में नहीं, बल्कि उसके लोगों के ज्ञान में होती है। इन राजाओं ने दिल खोलकर दान दिया, जिससे भव्य पुस्तकालयों, विशाल कक्षाओं और छात्रों के लिए आरामदायक छात्रावासों का निर्माण हुआ। उनके सहयोग ने यह सुनिश्चित किया कि नालंदा सदियों तक सीखने का एक जीवंत केंद्र बना रहे। नालंदा की जीवन रेखा, सहयोग और जीविका। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो इतना प्रतिष्ठित हो कि उसे न सिर्फ राजाओं से बल्कि आम लोगों से भी मदद मिलती हो। ऐसा ही था नालंदा। अमीर व्यापारी, जमींदार और यहाँ तक कि आम लोग भी इसके रखरखाव में योगदान देते थे। पर लोग इतने उदार क्यों थे? क्योंकि उन्हें शिक्षा की शक्ति पर भरोसा था। वे नालंदा को प्रगति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखते थे। नालंदा को दान देना बहुत गर्व की बात मानी जाती थी और इसे धार्मिक पुण्य कमाने का एक तरीका माना जाता था। इस व्यापक समर्थन ने यह सुनिश्चित किया कि नालंदा को कभी भी संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े। विश्वविद्यालय ने इन दानों का बुद्धिमानी से उपयोग किया। हजारों छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा प्रदान की। सीमाओं के पार दूर दूर से छात्र और विद्वान। नालंदा सिर्फ एक भारतीय विश्वविद्यालय नहीं था, यह तो शिक्षा का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र था। जरा सोचो, चीन, कोरिया, तिब्बत और जावा जैसे देशों से छात्र और विद्वान सभी एक ही जगह पर। क्या चीज उन्हें नालंदा खींच लाई? जवाब सरल है, ज्ञान। नालंदा अपने असाधारण शिक्षकों, विशाल पुस्तकालय और अपने खुलेपन के लिए प्रसिद्ध था। अलग अलग पृष्ठभूमि और धर्मों के विद्वानों का खुले हाथों से स्वागत किया जाता था। विचारों और संस्कृति की इस विविधता ने सीखने के माहौल को और भी समृद्ध बना दिया। छात्र जीवंत बहसों में शामिल होते, एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते और अपने बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करते। नालंदा ज्ञान की एकता का प्रतीक था। भाग 5। एक दिन नालंदा में सीखने की लय। नालंदा में जीवन अनुशासित और कठोर था। कल्पना कीजिए, सूर्योदय से पहले जागना, हवा में मंत्रोच्चार और धूप की खुशबू। छात्र अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करते थे, अपने मन को आगे सीखने के लिए तैयार करते थे। खुले आंगन में या विशाल पेड़ों की छाया में कक्षाएं लगती थीं। शिक्षक, जो स्वयं अपने विषय के प्रकांड विद्वान थे, छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दोपहर के समय स्वाध्याय और शोध के लिए समर्पित होते थे। पुस्तकालय, ज्ञान का खजाना, छात्रों का दूसरा घर बन जाता था। वे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में घंटों बिताते, उनके मन में जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास लगी रहती थी। भाग 6। विषय, ज्ञान का ताना बाना। नालंदा केवल धार्मिक शिक्षा के बारे में नहीं था, ये एक बहुविषयक विश्वविद्यालय था जहां कई तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। कल्पना कीजिए, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और यहां तक कि मार्शल आर्ट, सभी कुछ एक ही छत के नीचे। विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग विभाग थे, जिनमें से प्रत्येक में प्रसिद्ध शिक्षक थे। छात्र अपनी रुचि और आकांक्षाओं के आधार पर अपने विषयों का चयन कर सकते थे।
शिक्षा के प्रति इस समग्र दृष्टिकोण ने नालंदा को अपने समकालीनों से अलग बनाया। यह केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं था, यह जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए सुसज्जित सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण करने के बारे में था। भाग 7, नालंदा की अमर विरासत। लगभग 800 वर्षों तक नालंदा ज्ञान के प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा रहा, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह इसका समय भी समाप्त हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा का सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन बख्तियार खिलजी की आक्रमणकारी सेनाओं से हुआ। धन की लालसा और ज्ञान के प्रति घृणा से प्रेरित होकर आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय को लूट लिया और नष्ट कर दिया। कभी महान रहा पुस्तकालय, जो अमूल्य ग्रंथों का भंडार था, आग की लपटों में घिर गया, जिसकी आग महीनों तक जलती रही। नालंदा का विनाश केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक क्षति थी। ज्ञान का एक खजाना हमेशा के लिए खो गया, जिससे बौद्धिक दुनिया अंधेरे में डूब गई। भाग 8, नालंदा का विनाश। 12वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश एक दुखद घटना थी, जिसने एक युग का अंत कर दिया। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारी कई कारणों से प्रेरित थे। धार्मिक कट्टरता। एक तुर्क सैन्य कमांडर खिलजी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। उस समय इस्लाम और बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों के बीच काफी तनाव था, जो नालंदा में प्रमुख धर्म था। इस कट्टरता ने उसे विश्वविद्यालय के बौद्धिक और सांस्कृतिक मूल्य के प्रति अंधा बना दिया। धन की लालसा। नालंदा विश्वविद्यालय अपने धन के लिए प्रसिद्ध था, जो सदियों से शाही संरक्षण और दान के माध्यम से जमा हुआ था। खिलजी और उसकी सेनाएं लालच से प्रेरित थीं। उनका मानना था कि विश्वविद्यालय को लूटने से उन्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। सामरिक महत्व सीखने और प्रभाव के केंद्र के रूप में नालंदा को आक्रमणकारियों द्वारा खतरे के रूप में माना जा सकता था। ऐसे प्रमुख संस्थान को नष्ट करने से उनकी शक्ति मजबूत होती और किसी भी संभावित प्रतिरोध को दबाया जा सकता था। आक्रमणकारियों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार किया, पुस्तकालयों को जला दिया और सदियों से चले आ रहे ज्ञान के भंडार को नष्ट कर दिया। नालंदा का विनाश भारत और दुनिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसने इस क्षेत्र में छात्रवृत्ति के लिए एक काले दौर की शुरुआत की, जिसके प्रभाव सदियों तक महसूस किए गए। भाग 9, पुनरुत्थान और पुनर्जन्म। नालंदा विश्वविद्यालय आज। लेकिन नालंदा की कहानी खंडहर और राख में खत्म नहीं होती। राख से उठते फीनिक्स की तरह नालंदा का पुनर्जन्म हो रहा है। 2010 में भारत सरकार ने कई पूर्वी एशियाई देशों के साथ शिक्षा के इस प्राचीन केंद्र को पुनर्जीवित करने की पहल की। आज नया नालंदा विश्वविद्यालय अपने प्राचीन नाम के खंडहरों से कुछ किलोमीटर दूर खड़ा है। इसका उद्देश्य अपने पूर्ववर्ती के गौरव को पुनः प्राप्त करना है, जो संवाद, समझ और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देता है। विभिन्न देशों के छात्रों के साथ नालंदा एक बार फिर संस्कृतियों और विचारों का संगम बन रहा है। यह ज्ञान की स्थायी शक्ति और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। भाग 10, विरासत। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत उसके भौतिक खंडहरों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रेरित और प्रभावित करता रहता है। शिक्षा विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए समग्र शिक्षा पर नालंदा का जोर आधुनिक शैक्षिक दर्शनों को प्रभावित करता रहता है। वास्तुकला अपने भव्य पुस्तकालय, विशाल प्रांगणों और मठवासी आवासों के साथ नालंदा की स्थापत्य कला ने दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों को प्रेरित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान और समझ की खोज में भारत और अन्य राष्ट्रों के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक शानदार उदाहरण है। सांस्कृतिक विरासत। नालंदा भारत की समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है, जो पीढ़ियों को उनके इतिहास का अध्ययन, संरक्षण और उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है। नालंदा की विरासत एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर गाइडिंग अस टुवर्ड्स अ फ्यूचर वेयर नॉलेज नोज नो बाउंड्रीज एंड द परस्यूट ऑफ विजडम रिमेन्स अ शेयर्ड ह्यूमन एंडेवर। भाग 11, निष्कर्ष। और इस प्रकार हम समय के साथ अपनी यात्रा के अंत में आते हैं। एक यात्रा जो प्राचीन भारत के हृदय में नालंदा विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल में शुरू हुई थी। यह ज्ञानोदय और विनाश, हानि और पुनरुत्थान की कहानी है। हालांकि नालंदा की भौतिक संरचना नष्ट हो गई होगी, लेकिन इसकी आत्मा जीवित है।
अनगिनत जीवन में जिसे इसने छुआ, उस ज्ञान में जिसे इसने प्रसारित किया और उस प्रेरणा में जो यह प्रदान करता रहता है। जैसे ही हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, आइए हम नालंदा के पाठों को याद रखें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ज्ञान की कोई सीमा न हो, जहां शिक्षा को सबसे ऊपर महत्व दिया जाए और जहां ज्ञान की खोज हम सभी को एकजुट करे।